नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस के 5 सवालों में आप सबका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको उन 5 बड़े सवालों से रूबरू कराते हैं जो देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। वो सवाल जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें नहीं दे सकती। तो सबसे पहले देखिए वो 5 सवाल जो आज सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहला सवाल, आज का बड़ा सवाल यह है कि दादरी की आग कौन भड़का रहा है? क्या अखलाक की मौत पर भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? दूसरा सवाल, पिस्तौल लेकर मेट्रो के अंदर कैसे घुसा शख्स? 22 साल के शिवेश का खुद को मारने के पीछे मकसद क्या था? तीसरा सवाल, शिवसेना बार बार बीजेपी को लंगड़ी क्यों मारती है? शिवसेना ने सरकार के खिलाफ पॉकेट मार अर्थव्यवस्था का जुमला छेड़ दिया है। चौथा सवाल, क्या मांझी को इस्तीफा देने से शरद यादव ने रोका था? मांझी नीतीश की तकरार में अब नया मोड़ आ गया है। और आज का 5वां और आखिरी सवाल, गांधी पर इतनी लड़ाई क्यों है? आज गांधी जयंती पर सियासी दलों में ये लड़ाई फिर से मुखर हो गई है कि गांधी आखिर है किसके? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दादरी में हुई घटना से जुड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी में गोमांस पकाने के अफवाह के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। दिल दहलाने वाली इस घटना पर अफसोस और आत्मचिंतन की बजाय नफरत की सियासत शुरू हो गई है। दादरी की आग कौन भड़का रहा है? क्या नेता सियासी मतलब के लिए कर रहे हैं दादरी का दौरा? नफरत की सियासत करने वालों पर कैसे कसेगी नकेल? नोएडा के दादरी के बिसाड़ा गांव में सियासतदानों का मेला लगा हुआ है। आज केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन महेश शर्मा ने अखलाक की हत्या को एक हादसा करार दिया। जो इसमें ये सुनना चाहते हैं कि सोची सची घटना थी, ये हादसा नहीं था, शब्दों को बीच बीच में से छीनकर जो है मीडिया अपना काम कर रहा है, कृपया ना करें। महेश शर्मा के बाद MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दादरी में दस्तक दे दी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी ने केंद्र और यूपी की सरकार को जमकर कोसा। जिस तरीके से यहाँ पर अखलाक को मारा गया, घर में घुसकर फर्स्ट फ्लोर से मारते हुए नीचे लाकर उसको फेंक देना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम करते। यूपी के हुक्मरानों ने दादरी का दौरा तो नहीं किया, लेकिन लानतें भेजने के सियासी यज्ञ में घर बैठे ही आहुति दे दी। कभी लाउड स्पीकर पे झगड़ा हो जाए, लाउड स्पीकर को लेकर के तमाम सांसद तमाम लोग उसमें जुट जाएं, और वहीं अगर मंदिर से बात आ जाए और बात माइक से आ जाए और खुलेआम अनाउंस हो जाए, ये बहुत दुखद घटना है। गोश्त के नाम पर मस्जिद और मंदिर का टकराव खत्म होना चाहिए। गाय और सुअर के नाम से इंसानों को लड़ाने और हिंदुस्तान को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति समाप्त होना चाहिए। मोदी जी की गुलाबी क्रांति का अर्थ अगर मुसलमानों की हत्या है तो हम इसकी निंदा करते हैं। दादरी में बहे नफरत के दरिया में नहा धोकर तर जाने का मौका कोई भी नहीं चूकना चाहता। दादरी की भट्टी पर सियासी रोटियां धड़ाधड़ सेकी जा रही हैं, लेकिन मारे गए अखलाक के बेटे के सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। वो पूछ रहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? रविवार देर रात दादरी के बिसाड़ा गांव में उन्मादी भीड़ ने अखलाक नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अखलाक पर गोमांस पकाने का आरोप था। कहा जा रहा है गांव के बहुसंख्यक लोगों के बीच लाउडस्पीकर से इस बात का ऐलान किया गया था। अखलाक के परिवार ने गोमांस पकाने की बात से इनकार किया, लेकिन उस भीड़ में सुनने वाला कोई नहीं था। नोएडा से ललित मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब दूसरा सवाल, दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये शख्स मेट्रो के अंदर तमंचा लेकर घुसा कैसे, और ये सब कुछ करने के पीछे उसका मकसद क्या था? तमंचा लेकर मेट्रो के अंदर कैसे दाखिल हुआ शख्स? क्या वाकई महानगरों में सुरक्षा लचर है? क्या मेट्रो के अंदर कोई
कैसा भी हथियार लेकर घुस सकता है। क्या सुरक्षा के इंतजाम हवाई है? आरएमएल अस्पताल में इलाज करा रहे 22 साल के शिवेश ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर गेट नंबर 3 पर अपने कंधे पर गोली चलाई। इस गोलीकांड ने मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सुरक्षा का जो इंतजाम था बहुत ही खराब का मतलब जो स्कैनर पे आदमी बैठता है वहाँ पे अटेंडेंट था, मैं ऐसे ले जा रहा हूँ जा रहा हूँ, सारी चीजें बहुत खराब व्यवस्था है। ठीक। शिवेश का इरादा खुदकुशी करने का नहीं था, वो सिर्फ सचेत करना चाहता था उन लोगों को जो मेट्रो में सुरक्षा के प्रति गैर जिम्मेदार थे। मैंने एसएचओ को फोन किया, सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर में फोन किया, तो लगभग 3-4 जगह फोन किया। मेरा प्लान नहीं था ये चीज करने का, क्योंकि अगर प्लान होता तो पहले से हो जाता है, फोन नहीं करता। तो मैंने जानकारी जाननी चाहिए कि क्या किया है इन्होंने, और उसके बाद अलर्ट था 29 अगस्त को। शिवेश उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। वहीं से शिवेश ने 315 बोर का तमंचा लिया था। तमंचा लेकर शिवेश पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंचा। राजपुर स्टेशन पर ये देखने के लिए रुका कि सिक्योरिटी किस बेस पे है या सिक्योरिटी कितनी है या मतलब क्या है सिक्योरिटी में। सुरक्षा के घटिया इंतजाम देखकर शिवेश ने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सुरक्षा कर्मियों को एहसास हो उनकी जिम्मेदारी का। आप मुझे ये बताइए सुरेश कि तमंचा जब आप लेके अंदर घुसे तो आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं की गई? तो मैं चांदनी चौक से घुसा था तो मैं सिक्योरिटी बेस पे मैं वहाँ से जहाँ काउंटर होता है तो मैं काउंटर से अंदर आ गया। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो फिर आतंकवादी तो कुछ भी बहुत बड़ा प्लान करते हैं। और इसके बाद शिवेश चांदनी चौक से दिल्ली के सबसे व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पहुंचा और राजीव चौक पर गेट नंबर 3 पर उसने खुद को गोली मार ली। उसने सुना होगा कि कोई मेट्रो ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग हो रही है, तो उसे टालने के लिए उसने ये कदम उठाया है। शिवेश का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। सीआईएसएफ मामले की जांच कर रही है, मगर सवाल ये है कि जब आईबी लगातार सचेत रहने की रिपोर्ट जारी कर रही है, ऐसे वक्त में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? अगर एक सामान्य आदमी मेट्रो स्टेशन के अंदर तमंचा लेकर जा सकता है, तो ट्रेंड आतंकी तो बहुत बड़ी तबाही कर सकते हैं। मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए अब आज का तीसरा सवाल। शिवसेना ने महाराष्ट्र के किसानों की बदतर हालत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खुद अपनी सरकार पर भी हमला बोला है। आखिर क्यों अपनी ही सहयोगी बीजेपी को किसी न किसी बहाने कोसने में जुटी रहती है शिवसेना? शिवसेना बार बार बीजेपी को लंगड़ी क्यों मारती है? शिवसेना बीजेपी से कैसा बैर निभाती है? बीजेपी से क्यों नाराज है शिवसेना? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला किया है। ये हमला शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए किया है। सामना में 1600 करोड़ की पॉकेटमारी के शीर्षक के नाम से एक लेख लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, अपनी अर्थव्यवस्था का निश्चित वर्णन एक शब्द में किया जा सकता है, वो है पॉकेटमारी। इसकी जेब में हाथ डालकर, थोड़ा उसकी जेब में हाथ डालकर और उसी माल को हजम कर राज्य की तिजोरी में रखने का। सवाल सिर्फ इतना ही है कि महाराष्ट्र की जनता पर जो 1600 करोड़ का भार लादा गया है, उससे किसानों के आंसू पोंछे जाने वाले हैं क्या? हमारी ये मांग है कि ये पॉकेटमारी बंद करो, हमारे हिस्से से निकालो और सरकार बहुत कृपालु बनती है, दयालु बनती है, दिखाइए, छोड़ दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को, संकटग्रस्त बिहार को लगभग 1.25 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। इस तरह से एक पैकेज सूखाग्रस्त महाराष्ट्र को देने की भूमिका केंद्र सरकार ने लेनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शराब, सिगरेट, पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाया है। शिवसेना इस टैक्स को पॉकेटमारी का नाम दे रही है।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना ने सरकार का विरोध किया हो। इससे पहले भी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बयान देकर उन्हें लंगड़ी मारती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे आगे बढ़ते हुए आज का चौथा सवाल, मांझी और नीतीश की तकरार में शरद यादव का क्या रोल है? इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के पूर्व सीएम ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। क्या मांझी को इस्तीफा देने से शरद यादव ने रोका था? क्या मांझी के अलावा शरद यादव भी नीतीश से नाराज थे? क्या लालू ने मांझी को दिया था आरजेडी में आने का ऑफर? इंडिया न्यूज के बिहार चुनाव पर खास शो संवाद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कई बड़े खुलासे किए। और शरद यादव जी के साथ एक हास्यास्पद बात भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने हमें एकांत में बुला के कहा था, मैं इस्तीफा देने के लिए कहूंगा, जीतन इस्तीफा मत देना, नहीं देना। शरद यादव ने कहा था। शरद यादव ने कहा था। मतलब शरद यादव भी नीतीश कुमार के खिलाफ थे। अब जो भी हो, आरक्षण को अगर हम मिटा देंगे तो ये तो और नीचे चल जाएंगे। तब तक आरक्षण को टच करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए कि क्या और कदम उठाया जाए जिससे कि साक्षरता दर बढ़े और इनका जो सामाजिक स्टेटस है ये भी बढ़े। जब गठबंधन में हम जा रहे थे 1 महीना पहले, तो उनकी बात हमारी एक जगह हुई घंटों, आप मेरे साथ आ जाओ। ये लालू जी ने आपको कहा? हाँ, आप मेरे साथ आ जाओ। जीतन राम मांझी जी, आप आरजेडी के साथ आ जाएं। हाँ भाई, जो कह रहे हैं मेरे साथ आ जाओ, क्या मतलब हुआ? ठीक ठीक। और हम लोग बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, बिहार में सत्ता बनावेंगे। साफ है कि जीतन राम मांझी ने अपने दिल में कई राज दबा रखे थे और उन्हें चुनाव का इंतजार था, और अब जब मौका आ गया है तो उन्होंने इंडिया न्यूज पर बड़े खुलासे में देर नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैं इस्तीफा देने मांझी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं 3 घंटे 40 मिनट के बाद बिहार चुनाव के खास शो संवाद में आज रात ठीक 9 बजे। ये अब 5वां और आखिरी सवाल। आज गांधी जयंती है और नेताओं में एक बार फिर होड़ मच गई है कि गांधी आखिर किसके हैं? गांधी पर इतनी लड़ाई क्यों है? क्या किसी एक सियासी पार्टी की धरोहर है गांधी? क्या गांधी का सिर्फ नाम लेने से ही पाक साफ होने की गारंटी हो जाती है? गांधी जयंती के मौके पर पूरी दुनिया बापू को श्रद्धांजलि दे रही है, लेकिन हमारे अपने नेता इस बात पर लट्ठम लट्ठ किए हुए हैं कि गांधी है किसके। सभी पार्टियां गांधी की धरोहर को अपनी छाती से लगाने और विरोधी पार्टी से छीनने की पुरजोर कोशिश में है। पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का ये बयान। सवाल, बापू के हत्यारे गोडसे को कौन पूछता है? जवाब, आरएसएस। सवाल, आरएसएस को कौन पूछता है? जवाब, बीजेपी। सवाल, बीजेपी को कौन चला रहा है? जवाब, मोदी। तो हत्यारा कौन हुआ? महात्मा गांधी हम शर्मिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, आपका कातिल आज भी जिंदा है। हैरानी की बात है कि गांधी पर भी सियासत हो रही है। छोटे से